हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल ऑफ आवर कॉलेज। अब तक अपनी 2 क्लासेस हो चुकी हैं। फर्स्ट क्लास में अपनों ने प्रपोजल, एक्सेप्टेंस, एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट के बारे में देखा था। बेसिक डेफिनेशंस अपनों ने कुछ देखे थे, एग्जांपल्स के थ्रू अपनों ने इसको समझा था। फिर नेक्स्ट क्लास में अपनों ने कॉन्ट्रैक्ट को डिटेल में डिस्कस किया था, एसेंशियल्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट करके। अब नेक्स्ट टॉपिक है अपना प्रपोजल। इस क्लास में अपने प्रपोजल के बारे में देखेंगे डिटेल में कि प्रपोजल क्या होता है, प्रपोजल कैसे दिया जाता है, कौन कौन प्रपोजल देता है, उसके क्या क्या एसेंशियल्स हैं, उसकी क्या क्या कंडीशंस हैं, कब उसका कम्युनिकेशन कंप्लीट माना जाता है। ये जो सारी टर्म्स हैं, ये जो सारे टॉपिक्स हैं, अपने इस क्लास में डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक प्रपोजल से। प्रपोजल की अपनों ने एक बेसिक एग्जांपल की थी, जब कोई एक पर्सन दूसरे पर्सन को अपनी विलिंगनेस बताता है किसी चीज़ को करने के लिए, किसी काम के लिए, तो वो ऑफ़र था। जैसे ए ने बी को प्रपोजल या ऑफ़र दिया कि क्या तू मेरा घर, मेरा हाउस 5 लाख रुपीज़ में परचेज करेगा। अब ए ने बी को ऑफ़र दिया, ऐसे ही बी ने चाहे तो उसको अपनी एक्सेप्टेंस दे सकता है कि हाँ मैं तेरा घर 5 लाख रुपए में परचेज कर लूँगा, या मैं तेरा घर 5 लाख रुपए में परचेज नहीं करूँगा। अब ऑफर एक बार अपने दोबारा से बेसिक एग्जांपल के थ्रू समझ लिया। अब जो पर्सन ऑफर देता है यानी कि ए, उसे ऑफरर या प्रपोजर भी कहा जाता है। लॉ के टर्म्स में या लॉ के अंडर जो पर्सन ऑफर देता है यानी कि अपने एग्जांपल में उसे ऑफरर या प्रपोजर कहा जाता है। तो जब भी अपने आगे डिस्कस करेंगे डिटेल में, जब इन फ्यूचर अपने चैप्टर्स करेंगे, तो उन चैप्टर्स में अपने इस पर्सन को ए की बजाय ऑफरर या प्रपोजर बोलेंगे। जो लॉ के टर्म्स हैं, जिस चीज़ को लोग ने या सेक्शन 2A में, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सेक्शन 2A में इन्हीं 2 टर्म्स का यूज़ किया गया है ए के लिए, प्रपोजर या ऑफरर। अब उसके बाद है बी, जिस पर्सन को ऑफर दिया गया। इसे ऑफरी कहा जाता है। जिस पर्सन ने ऑफर दिया वो ऑफरर, जिस पर्सन को ऑफर दिया ऑफरी। इसे एक्सेप्टर या प्रोमिसी भी कहा जाता है। जो पर्सन ऑफर देता है वो ऑफरर, और जिस पर्सन को ऑफर दिया जाता है वो ऑफरी। अब लॉ में जब अपने प्रपोजल के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे आज की क्लास में, तो इन 2 वर्ड्स का यूज़ होगा, या कभी कभी बीच में इन 2 लॉ की जो लैंग्वेज है, टर्म्स हैं, इनका भी यूज़ किया जा सकता है। अब ऑफर को देने के लिए कुछ असेंशियल्स होंगे, जैसे अपने कॉन्ट्रैक्ट के असेंशियल से मोर देन 2 पार्टीज, कॉन्ट्रेक्चुअल कैपेसिटी, कंसेंट, फ्री कंसेंट, कंसिडरेशन, कॉन्ट्रेक्चुअल कैपेसिटी, इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप, एग्रीमेंट नॉट डिक्लेयर्ड वॉइड, कंप्लायंस ऑफ लीगल फॉर्मेलिटीज, पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस, सर्टेनिटी ऑफ मीनिंग। जितने भी अपने सारे असेंशियल्स थे, वैसे ही ऑफर के भी असेंशियल्स हैं। इन असेंशियल्स को अगर कंप्लाई किया जाएगा, या जिस भी ऑफर में सारे के सारे असेंशियल्स प्रेजेंट होंगे, वही एक वैलिड ऑफर होगा। जितने भी बाकी अदर ऑफर होंगे वो वैलिड ऑफर नहीं होंगे। सबसे पहले है जो अपना कॉन्ट्रैक्ट का भी था, एटलीस्ट 2 पार्टीज। एक ऑफर के लिए कम से कम 2 पार्टीज का होना जरूरी है। जैसे लास्ट क्लास में मैंने एग्जांपल डिस्कस किया था कि मैंने खुद को ही ऑफर दिया कि क्या मैं ये मार्कर खरीदूंगा या बेचूंगा। तो क्या मैं खुद को ऑफर दे सकता हूँ? क्या जो मैंने खुद को ऑफर दिया वो कहीं से भी वैलिड है या कहीं से भी सही लगा? भी एक पर्सन खुद से ही पूछ रहा है मैं ये काम करूँ या ना करूँ, या मेरे लिए काम करेगा या नहीं करेगा। ये तो एक खुद को एक चीट करने वाली बात हो गई है, खुद के साथ एक मजाक हो गया। अभी आप खुद के साथ ये गेम खेल रहे हो। तो एक वैलिड ऑफर के लिए कम से कम 2 पार्टीज का होना जरूरी है। यानी कि एक पर्सन ऑफर देगा, दूसरा पर्सन उसका रिप्लाई देगा। या तो वो एक्सेप्टेंस दे सकता है, हो सकता है वो उसको एक्सेप्ट ना करे। सेकंड है ऑफर मस्ट बी कम्युनिकेटेड। मैंने किसी को ऑफर देना है, मैंने किसी को ऑफर देना है,
या मैंने किसी को किसी काम करने के लिए कहना है। मैंने मान लो एक बी पर्सन को कोई ऑफर देना है कि क्या मेरा ये काम करेगा, या मैंने ये सामान परचेज करना है, क्या तू मुझे ये सामान दिलवा देगा, या क्या ये सामान तू मेरे लिए परचेज करके ले आएगा। तो अब उसे ऑफर देना है, उसे कैसे पता चलेगा कि मैंने बी को ये चीज़ कहनी है या मैंने बी से ये काम करवाना है, उसको बताना पड़ेगा। जब मैं उसे बताऊंगा तभी उसे पता चलेगा। मान लो मैंने मेरा घर बेचना है या मैंने ये मार्कर बेचना है, अपने नॉर्मल एग्जांपल के थ्रू डिस्कस करते हैं, मैंने ये मार्कर सेल करना है। अब मैंने मान लो जिस पर्सन को ये मार्कर सेल करना है या मार्केट में जाके मैंने ये मार्कर सेल करना है, जब तक मैं बताऊंगा नहीं कि मैंने ये मार्कर सेल करना है, क्या कोई सामने वाला पर्सन खरीद पाएगा? किसी को पता चलेगा कि मैंने ये मार्कर सेल करना है? मैंने मन में सोच लिया कि मैंने ये मार्कर सेल करना है, मैंने किसी को नहीं बताया, फिर मैं घर पे बैठा वेट कर रहा हूँ, यार मेरा तो कोई मार्कर ही खरीदने नहीं आया, अब मैं इसको कैसे बेचूंगा या कहाँ जाके बेचूंगा। तो अगर मैं किसी को कम्युनिकेट करूँगा तभी कोई आके खरीद पाएगा, तभी आके कोई एक्सेप्टेंस देगा। अगर मैं कम्युनिकेट ही नहीं करूँगा तो कोई कैसे खरीदेगा। तो इसलिए ऑफर मस्ट बी कम्युनिकेटेड, ऑफर का कम्युनिकेट होना जरूरी है। अगर ऑफर कम्युनिकेट नहीं होगा तो सामने वाला पर्सन उस पर कोई भी अपना रिएक्ट नहीं दे पाएगा, उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा। नेक्स्ट है एन ऑफर में बी पॉजिटिव एक बार अपने सिंपल लैंग्वेज में लिख देते हैं, और नेगेटिव। अब पॉजिटिव और नेगेटिव का क्या मतलब है? पॉजिटिव का मतलब है कि आपने उसको किसी काम करने के लिए ऑफर दी है, यानी कि ए ने बी को कहा कि तू मेरा केस लड़ ले। ए पे मान लो कोई भी केस चल रहा है, मान लो इस पे फ्रॉड का केस चल रहा है कि इसने किसी के साथ फ्रॉड किया है, तो ए ने बी जो एक एडवोकेट है इससे कांटेक्ट किया कि क्या तू मेरा केस लड़ेगा। बी ने कहा हाँ मैं तेरा केस लड़ लूंगा, तो ये पॉजिटिव ऑफर हो गया। अब बी ने कहा ए को कि जो सामने वाली पार्टी है डी, ये बहुत ही फेमस लॉयर है, बहुत ही फेमस लॉयर है, ये आज तक जिंदगी में एक भी केस नहीं आ रहा, तो अगर ये मेरे अगेंस्ट लड़ेगा तो तेरा बच पाना मुश्किल है। तो ए ने जाके क्या किया, डी से कांटेक्ट किया कि एडवोकेट डी साहब आप ये केस मत लड़ो, आप ये वाला केस मत लड़ो, आप कोई और केस लड़ लो, या आप इस केस से पीछे हट जाओ, आप हारोगे तो नहीं, आपका ट्रैक रिकॉर्ड है या आपकी इमेज बहुत अच्छी है, तो आप ये केस लेने से मना कर दो, इस केस से पीछे हट जाओ। तो अब बी ने जो ए ने जो ऑफर दिया डी को, वो किस चीज़ के लिए दिया? केस ना लड़ने के लिए, तो ये नेगेटिव ऑफर होगा, ये एक नेगेटिव ऑफर होगा। जब अपने ऑफर किसी चीज़ को करने के लिए देंगे तो वो पॉजिटिव होगा। अगर किसी काम को करने से रोकने के लिए देंगे, अगर अपने जो ऑफर है किसी काम को करने से रोकने के लिए देंगे तो वो एक नेगेटिव ऑफर होगा। अब पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों समझ में आ गए होंगे आपको। एन ऑफर में भी पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव यानी किसी काम को करने के लिए, और नेगेटिव यानी किसी काम को रोकने के लिए। ऑफर मस्ट बी मेड टू ऑब्टेन असेंट, यानी कि जो उन्होंने ऑफर दिया उस ऑफर अपने सामने वाले पर्सन को ऐसा ऑफर दें ताकि उसकी एक्सेप्टेंस लेने के लिए उन्होंने ऑफर दिया है। मान लो ए मेरे पास आया कि क्या तू अपना घर बेचेगा या फिर तू मुझे अपना घर 2 लाख रुपए में बेच दे। अब मान लो ए जो मेरे घर की वैल्यू है वो 10 लाख रुपए है, तो क्या मैं ये अपना 10 लाख वाला घर इसको 2 लाख रुपए में बेचूंगा? नहीं बेचूंगा। तो जो ए ने ऑफर दिया, क्या वो मेरी एक्सेप्टेंस लेने के लिए दिया? नहीं। उसने जो उसमें अमाउंट रखी वो मेरी एक्सेप्टेंस के लिए नहीं थी, या जो वैल्यू है वो बहुत कम है, उस वैल्यू पे मैं अपनी एक्सेप्टेंस नहीं दूंगा। ऐसे ही कोई और भी एग्जांपल हो सकता है। मान लो ए ने न्यूज़पेपर में ऐड दी है कि उसने अपनी कार सेल करनी है, उसने अपनी कार के सारी जो भी डिटेल्स हैं, कौन से ईयर की कार है, कौन सा मॉडल है, क्या क्या है, सारा कुछ उसने कार के बारे में बताया हुआ है। अब एक बी पर्सन गया इसके पास, बी ने कहा कि मैं तेरी कार 50,000 रुपये में ख़रीदने के लिए रेडी हूँ।
क्या ए अपनी कार 50,000 में बेचेगा? क्या जो बी ने ए को ऑफर दी है उसकी कार 50,000 में खरीदने के लिए, वो इस पर अपनी एक्सेप्टेंस देगा? और उसने अपनी कार की वैल्यू 3 लाख रुपए कोट की थी। न्यूज़पेपर में ए ने अपने कार की वैल्यू 3 लाख रुपए कोट की थी, बी कहता मैं सिर्फ 50,000 रुपये में तेरी कार खरीदने के लिए रेडी हूँ। तो क्या ए उसे अपनी कार बेचेगा? नहीं, ए उसे अपनी कार नहीं बेचेगा। तो ये जो दोनों ऑफर थे ये उसकी एसेंट के लिए, उसका एक्सेप्टेंस के लिए नहीं किए गए थे। इन दोनों ऑफर में उसकी एक्सेप्टेंस लेने की ट्राई नहीं थी। अब सेम एक नॉर्मल एग्जांपल देखते हैं अपने। ए ने बी को कहा कि मैं तेरा घर 10 लाख रुपए में खरीदूंगा और बी के घर की वैल्यू भी 10 लाख रुपए ही है। तो अब ऑफर दिया, दो पार्टीज हैं, अब तक अपने जितने कंडीशंस देखे सारी के सारी पूरी हो रही हैं और 10 लाख वैल्यू थी, 10 लाख रुपए ही उसने प्राइस कहा कि मैं 10 लाख रुपए में खरीदने के लिए रेडी हूँ। तो जो वैल्यू है या जो टर्म है इस कॉन्ट्रैक्ट में कंप्लाई हो रही है, यानी कि ए जो बी को ऑफर दिया गया उसमें वो अपनी एक्सेप्टेंस दे देगा। जो प्राइस उसने मांगा था वही प्राइस उसे मिल रहा है, तो उस प्राइस पे वो कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए आराम से रेडी हो जाएगा। नेक्स्ट है टर्म्स एंड कंडीशंस must be communicated with offer। यानी कि जो मैंने ऑफर दी है उसके जितनी भी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं वो सारी की सारी ऑफर के साथ ही बतानी पड़ेंगी, ऑफर के साथ ही पता होनी चाहिए। मान लो एक अपने नॉर्मल एक बेसिक एग्जांपल डिस्कस करते हैं। आप बस स्टैंड पे या रेलवे स्टेशन पे पार्किंग में बाइक खड़ी करने जाते हो। एक एक्स नाम का पर्सन है, वो बस स्टैंड पे या रेलवे स्टेशन, मान लो रेलवे स्टेशन पे गया अपनी बाइक खड़ी करने। अब उसने कहा कि मैंने 3 दिन के लिए बाहर जाना है, तो क्या आप 3 दिन के लिए मेरी बाइक अपने पार्किंग जो लॉट है उसमें खड़ी कर लोगे? उसने कहा हाँ मैं खड़ी कर लूँगा, ये 20 रुपये मेरा किराया है पर डे का, आप 3 दिन के लिए बाहर जा रहे हो, आपका 60 रुपये किराया बनेगा, आके आप अपना किराया दे देना, ये पर्ची दिखा के अपनी बाइक ले जाना। एक्स ने कहा ठीक है। पीछे से इसकी जो बाइक यहाँ पार्किंग लॉट में खड़ी थी, ये मान लो ये बाइक्स खड़ी हैं, ये पार्किंग लॉट है, ये वाली जो बाइक है वो एक्स की है, ये बाइक चोरी होगी, कोई बाइक चुरा के ले गया। अब पार्किंग लॉट में अगर अपने बाइक खड़ी करते हैं तो गारंटी है जिम्मेवारी किसकी होती है? जिसका पार्किंग लॉट है, जहाँ अपने बाइक खड़ी कर रहे हैं। पर यहाँ पे एक अलग ही रूल था कि अगर आप हमारे यहाँ बाइक खड़ी करते हो और आपकी बाइक को कुछ भी हो गया तो हमारी जिम्मेवारी नहीं होगी। और जब ये गाड़ी या अपनी बाइक पार्क करने आया था उस टाइम ये चीज़ इसको नहीं बताई गई। जब ये अपनी बाइक पार्क करने आया था उस टाइम इसको नहीं बताया गया कि हमारा ऐसा रूल है अगर आपकी बाइक को कुछ भी हो जाता है तो हमारी जिम्मेवारी नहीं होगी। अब ये ऑफ़र, इसने ऑफ़र दिया कि क्या आप मेरी बाइक खड़ी कर लोगे। इन्होंने अपनी जो कंडीशन थी कि अगर आपकी बाइक को कुछ भी हो जाता है, जो हमारे रूल्स हैं वो साथ में नहीं बताए, तो गलती किसकी है? पार्किंग लॉट वाले की या एक्स की? गलती पार्किंग लॉट वाले की है, क्योंकि नॉर्मल पार्किंग लॉट का मतलब क्या होता है कि जहां अपने बाइक अपना व्हीकल खड़ा करें और उसकी सेफ्टी हो, उसको कोई भी नुकसान ना हो। तो ऐसे एग्जाम्पल्स में या ऐसे कोई भी अदर एग्जाम्पल में जितने भी अपने ऑफ़र हैं उसकी जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं वो ऑफ़र के साथ ही पता होनी चाहिए, उसी के साथ उसको बतानी पड़ेंगी। नेक्स्ट है प्रपोजल मस्ट बी मेड with an intention to create legal relationship।
इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप, अपनों ने कॉन्ट्रैक्ट का भी एक वैलिड एसेंशियल देखा था। एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के लिए इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप होना चाहिए। सेम एक प्रपोजल के लिए, एक ऑफर के लिए भी इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप होना चाहिए। मैंने आज किसी को ऑफर दिया, अब उस ऑफर के बाद उसने एक्सेप्टेंस दे दी, बाद में मेरी कोई इन्फोर्सेबिलिटी बाय लॉ वाली ऐसी कोई मेरी असेंट ही ना हो, या मेरे मन में ऐसा कोई ख्याल ही ना हो कि अगर कल कोई ये कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट नहीं होता या सामने वाला पर्सन मना कर देते तो मैं उसके ऊपर कोर्ट में जाके या पुलिस में जाके केस करूंगा या पुलिस में जाके हेल्प मांगूंगा। एक नॉर्मल बेसिक एग्जांपल देखते हैं अपने। मान लो दो फ्रेंड्स हैं, अज्यूम करते हैं दो फ्रेंड्स हैं, राम और श्याम। राम ने श्याम को कहा कि आज मेरे घर में रात का खाना तू मेरे घर पे खा लेना। राम ने श्याम को कहा कि आज रात का खाना तू मेरे घर पे खा लेना, यानी कि आज का डिनर राम के घर पे है। अब श्याम जब रात को 9 बजे राम के घर पे पहुंचा तो उस टाइम श्याम घर पे नहीं था। श्याम जब रात को 9 बजे राम के घर पे पहुंचा तो उस टाइम राम घर पे नहीं था, घर पे ताला लगा के कहीं बाहर गया हुआ था। और जब श्याम ने राम को फ़ोन किया तो राम कहता कि यार मैं तो भूल गया, आज तूने मेरे घर पे खाना खाने आना है, मैं तो बाहर घूमने आया हूँ। अब बेचारा श्याम वापस घर पे जाता है, उसने भी घर पे खाना नहीं बनाया था, वो ढाबे से खाना लेके जाता है, फिर जाके घर पे खाना खाता है। तो अब ऐसा तो नहीं है कि पहले राम ने श्याम को ऑफ़र दिया, उसने एक्सेप्टेंस दे दिया, अब श्याम पुलिस में जाके केस करे कि इंस्पेक्टर साहब आज तो मुझे राम ने घर पे खाना खाने बुलाया था, मैं घर पे खाना खाने गया, उस टाइम राम घर पे नहीं था, मेरे साथ धोखा हो गया, मेरा 300 रुपये का नुकसान हो गया। तो अब ऐसा तो नहीं है कि पुलिस राम पे FIR दर्ज करेगी, फिर उससे उन पर केस चलेगा, फिर वो 300 रुपये उसको जुर्माना देगा या उसका कंपनसेशन देगा, जिसे अपने नॉर्मल लैंग्वेज में हर्जाना बोलते हैं। तो ऐसा तो नहीं होगा। तो क्योंकि ऐसा क्यों नहीं होगा? क्योंकि जो इनकी इंटेंशन थी वो लीगल रिलेशनशिप क्रिएट करने की नहीं थी, ताकि इन फ्यूचर अगर मान लो कुछ हो जाता है, ये अपना जो एग्रीमेंट है कंप्लीट नहीं कर पाते, तो उसके लिए कोई भी लीगल एक्शन नहीं होगा। अब एक दूसरा एग्जांपल देखते हैं। ए ने बी को कहा कि मैं तेरा घर खरीदना चाहता हूँ। ए ने बी को कहा कि मैं तेरा घर खरीदना चाहता हूँ। अब आप में से कुछ सोच रहे होगे कि सर आप सारी एग्जांपल घर बेचने खरीदने वाली देते हो। तो बच्चों जो घर वाला एग्जांपल है वो एक नॉर्मल एग्जांपल है, अपने उस एग्जांपल को आराम से समझ लेते हैं, बड़ा इजीली अपने को वो समझ आ जाता है। जो घर वाला एग्जांपल है, ए ने बी को कहा कि मैं तेरा घर खरीदना चाहता हूँ, बी ने कहा ठीक है तू मेरा घर खरीद ले। मान लो दोनों में प्राइस डिसाइड हुआ 20 लाख। अब बी अपना घर 20 लाख रुपए में ए को बेच देगा। इसने कुछ पेमेंट भी दे दी, मान लो 5 लाख रुपए इसने एडवांस बी के पास डिपॉजिट भी करवा दिए। अब 10 दिन बाद बी मना कर देता है घर बेचने के लिए, बी कहता है कि मैं अपना घर नहीं बेचूंगा। तो अब इसने जो उसका एक्सेंट लिया था, उससे एक्सेप्टेंस ली थी, वो लीगल रिलेशनशिप क्रिएट करने के लिए थी। यानी कि कल को बी अगर मना कर देता है घर बेचने के लिए, या बी बाद में किसी कंडीशन को पूरा करने से मना कर देता है, तो ए बाद में कोर्ट में जाके या पुलिस के पास जाके हेल्प मांग सकता है। अब ए पुलिस के पास जाएगा या कोर्ट में जाएगा कि जज साहब मैंने बी को कहा था कि तू मुझे अपना घर बेच दे, मैंने उसे 20 लाख रुपए कहा था, उसने हाँ भी कर दी थी, मैंने उसे 5 लाख रुपए भी दिए हुए हैं, पर अब वो अपना घर बेचने से मना कर रहा है। या तो मेरे 5 लाख मुझे वापस दिलवाओ, या मैं बाकी रुपए देने के लिए तैयार हूँ, मुझे मेरा घर दिलवा दो। तो कोर्ट कोई भी एक डिसीजन दे देगा, या तो इसके पैसे वापस दिलवा देगा या बाकी पेमेंट करवा के इसको घर की चाबी दिलवा देगा। तो ऐसे करके अपने लॉ में या कोर्ट में हेल्प मांग सकते हैं, हेल्प ले सकते हैं। नेक्स्ट है ऑफर मस्ट बी डेफिनेट। डेफिनेट का मतलब है कि जो भी सर्टेन होना चाहिए, यानी कि अपनों ने कॉन्ट्रैक्ट में भी एक वैलिड एसेंशियल देखा था, सर्टेनिटी ऑफ मीनिंग। ए ने बी को कहा, घर वाला एग्जांपल है कि मैं 20 या 25 लाख रुपए में तेरा घर खरीद लूँगा।
अब 20-25 की क्या डेफिनेशन है, 20 में खरीदेगा या 25 में खरीदेगा। तो जो भी अमाउंट है या जो सब्जेक्ट है वो ऑफर के टाइम ही क्लियर होना चाहिए, ताकि बाद में उस चीज़ को लेके कोई भी डिस्प्यूट ना क्रिएट हो, कोई भी प्रॉब्लम ना आए। तो जितनी भी मीनिंग्स हैं या जो भी अमाउंट है वो ऑफर के साथ ही क्लियर होनी चाहिए। जैसे 20 लाख या 25 लाख में खरीदूंगा, कौन से वाला घर खरीदूंगा, या कौन से वाली गाड़ी खरीदनी है, कौन से वाली बाइक खरीदनी है, जितनी भी कंडीशंस हैं, जो जो ऑब्जेक्ट्स हैं, जो मेन पार्ट हैं एक ऑफर के, वो सारे के सारे ऑफर के साथ ही क्लियर होने चाहिए बाद में उस चीज़ को लेकर, ताकि कोई भी डिस्प्यूट ना अराइज हो। अब नेक्स्ट है ऑफर मस्ट नॉट बाउंड टू रिप्लाई। मैंने एक बार नॉर्मल लैंग्वेज में पूरी लॉ के टर्म्स को यूज़ ना करके जस्ट एक नॉर्मल लैंग्वेज में ये पॉइंट्स लिखे हैं ताकि आपको समझ आ जाए आसानी से। अब ऑफर मस्ट नॉट बाउंड टू रिप्लाई का क्या मतलब है, यानी कि मैंने ऑफर दिया, अब मैंने ऑफर दे दिया, अब ये तो नहीं है कि सामने वाले पर्सन की एक मजबूरी बन जाए कि तुझे रिप्लाई देना ही पड़ेगा, या अगर तू रिप्लाई नहीं देगा तो मैं ये मान लूँगा कि तूने एक्सेप्टेंस दे दिया। ऐसा नहीं हो सकता। ए ने ऑफर दिया एक्स को कि मैं अपनी कार बेचना चाहता हूँ, क्या तू मेरी कार खरीदेगा। उसने लास्ट में कंडीशन लगा दी कि अगर तू 7 डेज़ के अंदर रिप्लाई नहीं करेगा, अगर तू 7 डेज़ के अंदर रिप्लाई नहीं करेगा तो मैं ये मान लूँगा कि तू मेरी कार खरीदने के लिए बिल्कुल रेडी है, ये कार मैं तेरे लिए रख दूँगा कि ये कार तूने खरीदनी है। तो ऐसी कोई भी कंडीशन नहीं लगाई जा सकती। या फिर वो उसको डरा दे कि, एक अदर एग्जांपल देखते हैं। मान लो एक एक्स नाम का पर्सन है और एक वाई फीमेल है, ये मेल है एम, ये फीमेल है। अब एक्स ने वाई को कहा कि क्या तू मेरे से शादी करेगी, या मैं तेरे से शादी करना चाहता हूँ, क्या तू रेडी है। उसने कहा कि अभी मैंने सोचा नहीं है, अपने दोनों अच्छे दोस्त हैं, बट मैंने अभी इस चीज़ के बारे में सोचा नहीं है कि मैं तेरे से शादी करना चाहती हूँ या नहीं करना चाहती। उसने कहा कि मुझे 3 दिन का सोचने का टाइम चाहिए। अब 3 दिन उसने जो सोचने के लिए मांगे, अब उसके बाद ये तो नहीं है कि वो इसको जवाब हाँ में ही दे, ना में भी दे सकती है, हो सकता है जवाब ही ना दे। अब एक्स ने कहा कि अगर तूने मना कर दिया तो मैं सुसाइड कर लूँगा। एक्स ने कहा कि अगर तूने मना कर दिया तो मैं सुसाइड कर लूँगा। तो उसने जो कंडीशन लगाई है, क्या वो सही लगाई है? उसको जो डराया उसने कि अगर तूने रिप्लाई नहीं दिया तो मैं सुसाइड कर लूँगा, तो अब ये जो उसका एक्सेप्टेंस लेगा वो उसको डरा के लेगा या उसको एक प्रेशर में डाल के लेगा। तो ऐसी कोई भी कंडीशन या ऐसा कुछ भी ऑफ़र में नहीं होना चाहिए। ऑफ़र बिल्कुल सामने वाले पर्सन के लिए फ्री होना चाहिए। अब एसेंशियल्स को एक बार अपने यहाँ पे ब्रेक देते हैं। अब ऑफ़र कैसे कैसे दिया जा सकता है अपने उस चीज़ के बारे में डिस्कस करते हैं, क्योंकि जो अपने आगे वाले एसेंशियल्स हैं उसके लिए ऑफ़र के टाइप का पता होना आपको ज़रूरी है। सब 3 तरह से ऑफ़र दिया जा सकता है। सबसे पहले ऑन द बेसिस ऑफ मोड। मैंने आपको फर्स्ट क्लास में बताया भी था कि अगर आपने ऑफ़र देना है तो आप 3 तरह से दे सकते हो, बोल के, लिख के या फिर इशारों से। अब लॉ में रिटन को और ओरल को एक्सप्रेस ऑफ़र के नाम से बताया गया और इशारों को इम्प्लाइड ऑफ़र। एक्सप्रेस ऑफ़र में आप या तो रिटन या फिर ओरल, आप रिटन या ओरल दोनों तरीक़ों से ऑफ़र अपना दे सकते हो। इम्प्लाइड में ना आप बोल के दोगे ना आप लिख के दोगे, ना रिटन में होगा ना ओरल में होगा। आप इशारों के थ्रू, साइंस के थ्रू इशारे करके अपना ऑफ़र कम्युनिकेट करोगे। अब नेक्स्ट है
ऑन द बेसिस ऑफ ऑफरीज। ऑफरीज यानी जिसको अपनों ने ऑफर दी है, इस बेसिस में ऑफर दो तरह का हो सकता है, जनरल और स्पेसिफिक। पहले अपने स्पेसिफिक ऑफर के बारे में डिस्कस करते हैं। स्पेसिफिक ऑफर यानी जब आपने किसी एक सर्टेन पर्सन को, एक निश्चित पर्सन को आपने ऑफर दिया है, यानी कि ए ने ऑफर दिया था बी को, अब जो एक्सेप्टेंस देनी है वो सिर्फ बी ही देगा, बी के अलावा कोई भी पर्सन नहीं देगा। जो एक्सेप्टेंस देनी है इस केस में वो सिर्फ बी दे सकता है, बी के अलावा कोई भी पर्सन नहीं दे सकता। तो स्पेसिफिक ऑफर के केस में ऑफर एक डेफिनेट पर्सन को दिया जाता है, यानी कि उस पर्सन के अलावा कोई भी उस ऑफर का रिप्लाई नहीं दे सकता। नेक्स्ट है जनरल ऑफर। जनरल ऑफर जो होते हैं वो ओपन टू पब्लिक होते हैं या पब्लिक एट लार्ज को दिया जाते हैं ऑफर, यानी कि पब्लिक में से कोई भी इस ऑफर को एक्सेप्ट कर सकता है और उसका बेनिफिट ले सकता है। जैसे सेल का अपने पास पैम्पलेट आता है न्यूज़पेपर में, अगर आपके घर पे न्यूज़पेपर आता हो तो उसके अंदर सेल का पैम्पलेट आता है, उसमें होता है बाय वन गेट वन फ्री या बाय वन गेट 50% डिस्काउंट, बाय टू गेट 70% डिस्काउंट। तो उन्होंने ऑफर दिया, जनरल पब्लिक को दिया, जो भी चाहे जिसको अच्छा लगे उस ऑफर को जाके एक्सेप्ट कर सकता है, उसका यूज़ कर सकता है। या फिर कई बार क्या होता है, कुछ मिसिंग आइटम्स का या लॉस्ट एंड स्टोलन का न्यूज़पेपर में एक एडवर्टाइजमेंट आता है कि मेरा यह सामान चोरी हो गया है, जो भी मुझे ला के देगा या ढूंढ के देगा उसको मैं उतने रुपए का इनाम दूंगा। अब वो पब्लिक में एक ऑफर, ओपन ऑफर है, कोई भी जाके उसे एक्सेप्ट कर सकता है, कोई भी जाके उसका बेनिफिट ले सकता है, कोई भी जाके उसको कंप्लीट करके जो रिवॉर्ड है वो रिवॉर्ड ले सकता है। अब जर्नल ऑफर और स्पेसिफिक ऑफर आपको क्लियर हो गया होगा। जर्नल ऑफर में एक फेमस केस लो है कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी। एक फेमस केस लो है कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी। आपको बेसिक सा ओवरव्यू दे देता हूँ। ये एक दवाई बनाने की कंपनी है, इन्होंने एक इन्फ्लुएंजा दवाई के बीमारी के लिए एक दवाई बनाई थी। इन्होंने न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट दिया कि जो पर्सन जिसको इन्फ्लुएंजा होता है वो हमारी मेडिसिन को इस डायरेक्शन से यूज़ करेगा, उसको ये दोबारा बीमारी नहीं होगी। कार्लिल नाम की लेडी ने उस मेडिसिन को यूज़ किया, फिर जैसे जैसे डायरेक्शंस दी हुई थी वैसे वैसे ही यूज़ किया। जैसे मान लो अपने डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर अपने को मेडिसिन देता है, वो कहता है कि ये सुबह लेनी है, ये दोपहर को खाना खाने के बाद लेनी है, रात को सोने से पहले लेनी है। तो जो डायरेक्शंस वो देता है अपने वैसे ही उस मेडिसिन को लेते हैं। अब इसने भी वो मेडिसिन वैसे ही ली, मेडिसिन लेने के बाद फिर भी इसको वो इन्फ्लुएंजा की बीमारी हो गई। अब इसने जाके कंपनी को कहा कि आपने जैसे कहा था मैंने वैसे ही उस मेडिसिन को यूज़ किया है, फिर भी मुझे ये बीमारी हो गई। तो कंपनी ने कहा था कि अगर किसी को ये बीमारी हो जाती है हमारी मेडिसिन यूज़ करने के बाद तो हम उसे 1000 पाउंड का कंपनसेशन देंगे। इन्होंने कंपनसेशन देने से मना किया, इसने कोर्ट में जाके अपील की, कोर्ट ने डिसीजन दिया कि हाँ जैसे कंपनी ने कहा था इस लेडी ने बिल्कुल वैसे ही आपकी मेडिसिन को यूज़ किया, तो आपको कंपनसेशन देना पड़ेगा। जर्नल और स्पेसिफिक ऑफर के बारे में अब तक आपको पता लग गया होगा। तो अब अपने देखते हैं नेचर ऑफ ऑफर के आधार पे या नेचर ऑफ ऑफर के बेसिस पे। नेचर ऑफ ऑफर के अंडर जो ऑफर है वो 3 तरह का होता है, क्रॉस ऑफर, काउंटर ऑफर और स्टैंडिंग ऑफर। क्रॉस ऑफर, काउंटर ऑफर और स्टैंडिंग ऑफर। क्रॉस ऑफर का मतलब होता है जब एक पर्सन और सामने वाला पर्सन दोनों एक ही बात दोनों को अलग अलग तरीके से कहें। ए ने, एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं क्रॉस ऑफर का, ए ने बी को कहा
क्या तू मेरा घर 2 लाख रुपए में खरीदेगा? बी ने ए को कहा मैं तेरा घर 2 लाख रुपए में खरीदना चाहता हूँ। पहले ए ने बी को कहा क्या तू मेरा घर 2 लाख रुपए में खरीदेगा, फिर बी ने ए को कहा कि मैं तेरा घर 2 लाख रुपए में खरीदना चाहता हूँ। अब दोनों ने एक दूसरे को सेम ही बात कही। ए ने भी बी को घर खरीदने के लिए कहा, बी ने ए को घर बेचने के लिए कहा, दोनों ने 2-2 लाख रुपए में कहा। तो दोनों ने एक दूसरे को सेम ही बात कही पर कही अलग अलग तरीके से, तो इसे क्रॉस ऑफर कहा जाता है। इस तरह के ऑफर को क्रॉस ऑफर कहा जाता है। जैसे कई बार होता है कि अपने कोई चीज़ सोच रहे होते हैं सामने वाले पर्सन को बोलने के लिए, सामने वाला पर्सन सेम टाइम पे वही चीज़ आपको बोल देता है जो आप सोच रहे थे, तो आप दोनों की बातें आपस में मैच हो जाती हैं, तो उससे क्रॉस ऑफर कहा जाता है। आगे है काउंटर ऑफर। काउंटर ऑफर जो है वो बार्गेनिंग का सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है। यूजली जो अपने फीमेल्स होती हैं मार्केट में शॉपिंग के लिए जाती हैं, तो शॉपकीपर है जो, उसने मान लो किसी भी चीज़ का प्राइस 200 रुपये कोट किया, उसने कहा कि ये 200 रुपये की है, फिर वो आगे से कहते हैं 180 ले लेना या 150 ले लेना। उसने आपको ऑफर दिया 200 रुपये का, आपने उसको सामने से दोबारा ऑफर दिया 150 का, वो कहेगा नहीं जी 150 रुपये में तो नहीं, 190 दे देना। फिर आप कहोगे 160, उसने कहा 190 दे देना, आपने 10 रुपये बढ़ा दिए, उसने कहा 185, तो लास्ट में डील जो है वो 170 पे फाइनल होगी। फिर वो 200 से नीचे 170 तक आ गया और आप 150 से बढ़ते बढ़ते 170 तक बढ़ गए। तो ये जो ब्रीच वाला प्राइस है जिस पे अपना ऑफर फाइनल हुआ, और ये जो बाकी अमाउंट्स हैं ये काउंटर ऑफर है। आपने ऑफर दिया 150 रुपये, सामने से ऑफर आया 200 रुपये, 160 रुपये, 190 रुपये, 170 रुपये, 175 रुपये, लास्ट में 170 पे जो अपना ऑफर है वो फाइनल हो गया, कंप्लीट हो गया। तो ऐसे ऑफर को काउंटर ऑफर कहा जाता है। जब भी अपने मार्केट में जाते हैं परचेजिंग के लिए, शॉपिंग के लिए, या किसी वेजिटेबल वाले से या फ्रूट वाले से अपने सामान खरीदते, तो वहाँ पे यूजली अपने ऐसे बार्गेनिंग करते हैं, वहाँ पे काउंटर ऑफर होते हैं। लास्ट है स्टैंडिंग ऑफर। स्टैंडिंग ऑफर का मतलब होता है वो ऑफर जो एक पर्टिकुलर टाइम के लिए ओपन रहे। यानी कि मैंने मान लो ये सामान बेचने, मैंने कहा 10 दिन का टाइम है, अगर 10 दिन में कोई मेरे पास खरीदने के लिए आ जाता है तो मैं इसको बेच दूंगा, अदरवाइज़ मैं नहीं बेचूंगा। तो मैंने एक टाइम लगा दिया कि जो मेरा ऑफ़र है वो 10 दिन के लिए ओपन है, अगर आपको ये सामान को ख़रीदना है तो आपको 10 दिन के अंदर अंदर रिप्लाई देना पड़ेगा। तो क्रॉस ऑफर, काउंटर ऑफर और स्टैंडिंग ऑफर, तीनों ऑफर आपको समझ में आ गए होंगे। अब इसके बाद अपने अपने एसेंशियल्स को वापस कंटिन्यू करते हैं और उसे कंप्लीट करते हैं। ऑफर में बी या मस्ट बी एक्सप्रेस और इम्प्लाइड, एंड ऑफर may be general और specific। अब एक्सप्रेस और इम्प्लाइड का आपको पता है, एक्सप्रेस में या तो आप बोल के देते हो या फिर लिख के देते हो। जैसे आपके पास लेटर आ गया घर पे, ईमेल आ गया, टेलीग्राम आ गया, व्हाट्सएप पे मैसेज आ गया, तो ये सारे के सारे एक्सप्रेस ऑफर के एग्जाम्पल है। इम्प्लाइड में अपने ऑटो वाला एग्जाम्पल देखा था कि आप रोड पे खड़े थे, आपने उसको इशारा किया रोकने का, वो रुक गया, उसने पूछा कहाँ जाना, अपनी डेस्टिनेशन बता दी और उसने आपको बिठा लिया और आप अपनी डेस्टिनेशन पे पहुँच गए। तो एक्सप्रेस और इम्प्लाइड हो गया। अब आगे है जनरल और स्पेसिफिक। जनरल में या तो आपने जो ऑफ़र दिया है वो पब्लिक को हो सकता है या फिर एक डेफिनाइट पर्सन को, यानी कि उस पर्सन का ऑलरेडी आपको पता है कि आपने किसको ऑफर देना है। अब इस क्लास को अपने यहीं पे ऑफ करते हैं, क्लास थोड़ी लंबी हो गई है आज की। एसेंशियल्स ऑफ ऑफर अपना ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है।
अब असेंशियल्स का कॉन्ट्रैक्ट में या ऑफर में क्या रोल है। जैसे कि चाय, अब अपने नॉर्मल एग्जांपल के थ्रू देखते हैं, जैसे अपने चाय बनाते हैं तो चाय बनाने के लिए कुछ बेसिक इंग्रेडिएंट्स का होना ज़रूरी है या उसका एक प्रोसेस है। जब तक आप वो प्रोसेस फॉलो नहीं करोगे तब तक एक अच्छी चाय नहीं बनेगी। सबसे पहले पानी डाला, फिर थोड़ी सी आपने चाय पत्ती डाली, फिर चीनी डाली, फिर ऊपर दूध डाल दिया, फिर उसको आपको उबालना पड़ेगा। सेम जो अपना चाय वाला पतीला है या टोपी है उसके अंदर पहले अपने एसेंशियल्स डाल देंगे, जैसे 2 पार्टीज डाल दिया, उसकी टर्म्स एंड कंडीशंस डाल दी, पॉजिटिव नेगेटिव है, एक्सप्रेस है या इम्प्लाइड है, जनरल है या स्पेसिफिक है। जब ये सारे एसेंशियल्स उसके अंदर डल जाएंगे फिर इंडियन कॉन्ट्रैक्टर उसको चेक करेगा। चेक करने का मतलब अपने कहते हैं कि गैस पे उसको उबालेगा। उसने उसको उबाल लिया, चेक किया, वो सब कुछ सही है तो आपकी चाय बन के रेडी हो जाएगी, आपका एक वैलिड ऑफर रेडी हो जाएगा। इस क्लास को अब अपने यहीं पे ऑफ करते हैं, अगली क्लास में मिलेंगे। सबसे पहले अपने ऑफर को कंप्लीट करेंगे और आगे एक्सेप्टेंस के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।